या फिर कोई बेतुका मजाक लगता है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में, यानी हमारे इस डीप डाइव में, हम इसी सवाल पर बात करने वाले हैं। क्योंकि हिंदी व्याकरण के अनुसार ना, इस एक सवाल का जवाब ये तय करता है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे देखते हैं। सही बात है। और अक्सर लोग व्याकरण को बस नियम रटने वाली चीज मानते हैं। एग्जैक्टली। बचपन में सबने रट्टा मारा है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ, वो पुरानी रटी रटाई परिभाषा। लेकिन आज हमारा मिशन वो परिभाषा दोहराना नहीं है। आज हमारे पास नवीन सर के हिंदी व्याकरण लेक्चर के कुछ बहुत ही शानदार नोट्स हैं, और इनके जरिए हम समझेंगे कि भाषा केवल बात करने का जरिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। भाषा और खासकर संज्ञा एक तरह का चश्मा है। मतलब वो चश्मा जिससे हमारा मानव मस्तिष्क अपने आसपास की असलियत को ना अलग अलग सांचों में ढालता है। राइट। ये एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है दुनिया को देखने का। हाँ, क्योंकि हम अक्सर विज्ञान और भाषा को अलग अलग खानों में रखते हैं। हाँ, लगता है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री दुनिया के नियम तय कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और भाषा सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करने के काम आती है। लेकिन नवीन सर का ये लेक्चर एकदम साफ कर देता है कि हमारा अवचेतन मन चीजों को कैसे क्लासिफाई करता है। इसका सबसे प्रामाणिक नक्शा हमारे व्याकरण में ही छिपा है। तो चलिए इसे समझते हैं, और शुरुआत उसी थाली वाले उदाहरण से करते हैं जो मैंने पहले पूछा था। हाँ, वो प्लेट एनालॉजी। हाँ, स्रोत में नवीन सर ने संज्ञा को भौतिक और अभौतिक दुनिया में बांटने के लिए ये प्लेट वाला कॉन्सेप्ट दिया है। मतलब उनका कहना है कि क्या हम एक कुत्ते को प्लेट में परोस सकते हैं, या फिर क्या हम पूरी पृथ्वी को एक प्लेट में रख सकते हैं। राइट। पहली बार पढ़ने पर मुझे लगा, यार ये कैसा सवाल है। स्वाभाविक है। लेकिन इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, बशर्ते वो प्लेट उतनी बड़ी हो। बिल्कुल। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इस ब्रह्मांड में हर वो चीज जिसका कोई आकार है, जो जगह घेरती है, उसे एक काल्पनिक प्लेट में रखा जा सकता है। और व्याकरण की भाषा में इसे यथार्थवाचक कहते हैं। हाँ, यानी विजिबल या दृश्य। और यहीं से हमारी वास्तविकता के दो सबसे बड़े हिस्से तय होते हैं। मतलब दुनिया को देखने के दो नजरिए। हाँ, हमारा ब्रह्मांड मूल रूप से सिर्फ दो ही चीजों से बना है। एक वो जिसका भौतिक अस्तित्व है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका चित्र बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और दूसरा वो जो पूरी तरह से अदृश्य है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हाँ, इसीलिए संख्या को मूल रूप से केवल दो ही भागों में बांटा गया है। राइट। यथार्थवाचक यानी दृश्य और भाववाचक यानी अदृश्य। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पर एक ऐतिहासिक उलझन है जिस पर मुझे बात करनी है। हाँ, बताइए। अगर ये क्लासिफिकेशन इतना सीधा है कि भाई दुनिया में दो ही चीजें हैं, दृश्य और अदृश्य, तो फिर प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 प्रकार क्यों रटाए गए थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। और उससे भी ज्यादा दिमाग घुमाने वाली बात यह है कि आधुनिक हिंदी ने उन 5 में से 2 को पूरी तरह से हटा दिया। अब सिर्फ 3 रह गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हाँ, लोगों को लगता है कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक गायब हो गए। वही तो। क्या आज के युग में मटेरियल और ग्रुप्स का अस्तित्व खत्म हो गया है? नहीं, उन्हें हटाया नहीं गया है। देखो, भाषा विज्ञान जैसे जैसे विकसित हुआ ना, उन्हें एक अधिक तार्किक जगह पर रख दिया गया। अच्छा, कहाँ रखा गया? अगर हम द्रव्यवाचक जैसे सोना, पानी और समूहवाचक जैसे भीड़ या सेना, इनकी प्रकृति का विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि इनका मूल कैरेक्टर जातिवाचक संज्ञा से बहुत मिलता है। जातिवाचक मतलब कॉमन नाउन। एग्जैक्टली। जातिवाचक का सीधा सा अर्थ है जिसके जैसी दुनिया में और भी चीजें मौजूद हों, जो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे। लॉजिकल है। तो चूंकि पदार्थों और समूहों के भी प्रकार और उपप्रकार होते हैं, वे इकलौते तो होते नहीं हैं, इसलिए आधुनिक व्याकरणविदों ने तय किया कि इनके लिए अलग से नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो सब जातिवाचक के बड़े छाते के नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल, वो स्वाभाविक रूप से जातिवाचक ही हैं। ये तो बहुत सही तरीके से समेट दिया गया। चलिए अब थोड़ा उस दृश्यमान दुनिया के अंदर चलते हैं जिसे हम देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ नवीन सर के नोट्स व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन और जातिवाचक के बीच जो लकीर खींचते हैं ना, उसमें मुझे थोड़ी सी असहमति महसूस हो रही है। अच्छा, किस बात पर? देखो, परिभाषा कहती है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है और दुनिया में बिल्कुल अकेली होती है। राइट। जैसे ताजमहल या माउंट एवरेस्ट। हाँ, दुनिया में एक ही माउंट एवरेस्ट है, लेकिन स्रोत में एक उदाहरण दशहरी आम और काली गाय का दिया गया है, जिन्हें जातिवाचक बताया गया है।
हाँ, सही है। अरे कैसे? अगर मैं किसी खास बाग से एक दशहरी आम खरीद कर लाता हूं, तो उसकी भी तो अपनी एक स्पेशल पहचान है ना। वो सफेदा या लंगड़ा आम तो नहीं है। तो उस विशेष दशहरी आम को व्यक्तिवाचक क्यों नहीं माना जाना चाहिए? देखो, ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है और अधिकतर लोग यहीं पर ना थोड़ा भ्रम का शिकार हो जाते हैं। अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो उस दशहरी आम की विशिष्टता पर सवाल नहीं है। तो फिर सवाल किस पर है? सवाल उसके इकलौते होने पर है। मतलब जो दशहरी आम आपने खरीदा है, क्या पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा कोई दूसरा दशहरी आम पैदा नहीं हुआ? नहीं, दशहरी आम के तो पूरे के पूरे बागान होते हैं, लाखों आम होते हैं वैसे। बस यही तो वो बारीक पॉइंट है। आम एक बड़ी जाति है और दशहरी आम उसकी एक उपजाति है, मतलब सब कैटेगरी। अच्छा, जाति के भी बहुत सारे हिस्से मौजूद हैं दुनिया में। एग्जैक्टली माउंट एवरेस्ट की कोई उपजाति नहीं है, उसके जैसा कोई दूसरा पहाड़ नहीं है, लेकिन काली गाय जैसी लाखों काली गायें हैं दुनिया में। समझ गया। इसीलिए ब्रांड के नाम हो, पेड़ों की नस्लें हो या जानवरों की प्रजातियां, ये सब अपनी खासियत के बावजूद जातिवाचक की ही श्रेणी में आते हैं। यार, ये तो चीजों को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई चीज अपने आप में एक टेम्पलेट बन गई है जिसकी और भी कॉपियां दुनिया में मौजूद हैं, तो वो जातिवाचक हो गई। 100% सही। और इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए नोट्स में एक और फैक्ट है जो सच में दिमाग के तार खोल देता है। कौन सा? प्राकृतिक आपदाओं वाला। भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इन सबको भी जातिवाचक संज्ञा कहा गया है। हाँ, अगर हम उसी टेम्पलेट वाले लॉजिक को लगाएं ना, तो ये पूरी तरह साफ हो जाता है। कैसे? देखो, भूकंप कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना तो है नहीं जो समय के पन्नों पर सिर्फ एक बार घटी हो। जैसे भारत की आजादी। राइट, भारत की आजादी एक बार हुई, लेकिन भूकंप एक प्राकृतिक प्रोसेस है। जो भूकंप कल आया था उसके जैसा 100 साल पहले भी आया था और भविष्य में भी आएगा। बिल्कुल। हमने उस पूरे घटनाक्रम की एक कैटेगरी बना दी है। चूंकि एक भूकंप जैसे और भी भूकंप होते हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अरे वाह, दृश्यमान दुनिया का ये क्लासिफिकेशन सच में हैरान करने वाला है। लेकिन अब मुझे उस दुनिया की तरफ चलना है जिसे हम प्लेट में नहीं रख सकते, यानी भाववाचक संज्ञा की दुनिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, नोट्स कहते हैं कि ये वो संख्याएं हैं जो पूरी तरह से अदृश्य होती हैं, इनविजिबल, और इनका स्वरूप हमेशा एक वचन होता है, जैसे ईमानदारी, बचपन, ऊंचाई या सजावट। यहाँ एक बात मुझे बहुत विचारणीय लगी। हमारा दिमाग कैसे एक फिजिकल चीज और उसके पीछे छिपे भाव को एक मान लेता है। कैसे? हम अक्सर कहते हैं ना कि यार मैंने दिवाली पर बहुत सुंदर सजावट देखी, या बुर्ज खलीफा की क्या ऊंचाई है, मैंने वो ऊंचाई देखी। जबकि तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से किसी इंसान ने आज तक सजावट या ऊंचाई को देखा ही नहीं है। एग्जैक्टली, यही मैं कह रहा हूं। जब मैं दिवाली पर किसी घर को देखता हूं तो मैं दरअसल जलते हुए दिए, रंग बिरंगी झालरें और फूल देख रहा होता हूं। हाँ, आप फिजिकल वस्तुओं को देखते हैं। राइट, लेकिन सजावट एक ऐसा भाव है जो उन वस्तुओं की व्यवस्था को देखकर मेरे मन के भीतर पैदा होता है। मैं बुर्ज खलीफा की कंक्रीट और कांच की बिल्डिंग देखता हूं, ऊंचाई को नहीं। ऊंचाई तो सिर्फ एक एहसास है। और चूंकि ये सिर्फ एक एहसास है, इसीलिए इसका कोई बहुवचन यानी प्लूरल नहीं हो सकता। एहसास का कोई आकार या संख्या थोड़ी होती है। बिल्कुल। लेकिन व्याकरण के इस पूरे विश्लेषण का सबसे चमत्कारिक नियम यहीं पर आता है। अच्छा, वो क्या है? सोचिए, क्या होता है जब हम भाषा के नियमों से खिलवाड़ करते हुए किसी एहसास या भावना को जबरदस्ती बहुवचन का रूप दे देते हैं? अरे हाँ, इस नियम ने तो शब्दों के पूरे विज्ञान को ही पलट कर रख दिया था नोट्स में। हाँ, उसमें बताया गया है कि जैसे ही कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन बनती है, वो अपनी श्रेणी बदलकर तुरंत जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। एग्जैक्टली। मतलब बुराई एक भाव है, पर जैसे ही मैंने कहा बुराइयां, वो जातिवाचक हो गई। दूरी एक भाव है, पर दूरियां कहते ही वो जातिवाचक हो गई। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। देखो, जब आप बुराई कहते हैं तो आप एक निराकार, अमूर्त और इकलौते विचार की बात कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप बुराइयां शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आपका दिमाग अब उस अमूर्त विचार के बारे में नहीं सोच रहा है। तो किसके बारे में सोच रहे हैं? अब आप विशिष्ट घटनाओं की बात कर रहे हैं, जैसे झूठ बोलना एक बुराई है, चोरी करना दूसरी बुराई है। अच्छा। हाँ, आपने उस भावना को अलग अलग घटनाओं के एक समूह में, एक कैटेगरी में बदल दिया। और जैसा हमने पहले बात की थी, जो भी चीज एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है, जिसके जैसे और भी हिस्से हों,
वो जातिवाचक बन जाती है। इसे समझने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे व्याकरण इंसान के सोचने के तरीके का सीधा सीधा ट्रांसलेशन है। बिल्कुल है। खैर, भावनाओं के इस अदृश्य चक्रव्यूह से निकलकर वापस भौतिक दुनिया में आते हैं, उन हिस्सों पर जिन्हें मापा और गिना जा सकता है, यानी द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं। हाँ, मटीरियल और कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ स्रोत ने ना एक बहुत ही आम कंफ्यूजन को दूर किया है। अक्सर साइंस की क्लास में हम द्रव और द्रव्य को आपस में मिला देते हैं। हाँ, ये भ्रम शब्दों के साउंड में समानता की वजह से होता है। राइट। द्रव यानी लिक्विड, ये केवल तरल पदार्थों तक सीमित है, लेकिन द्रव्य यानी मैटर ये एक बहुत ही व्यापक साइंटिफिक शब्द है। इसमें ब्रह्मांड का सारा पदार्थ आता है ना? हाँ, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस हो। और नवीन सर ने इसमें पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा को भी शामिल किया है। जो सितारों और सूर्य में होता है। बिल्कुल। ब्रह्मांड का लगभग 98% हिस्सा प्लाज्मा ही है। और इसके अलावा पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट भी इसी द्रव्य का हिस्सा है। ये तो पूरा विज्ञान हो गया। लेकिन यहाँ व्याकरण का एक नियम बताया गया था जिसने मुझे सच में अटका दिया। कौन सा नियम? ये कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं की गिनती नहीं हो सकती, मतलब वो अनकाउंटेबल होते हैं। हाँ, सही तो है। अरे, जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग ने तुरंत इसका विरोध किया। मैंने सोचा कैसे नहीं गिन सकते भाई? अच्छा? हाँ, मेरे घर की रसोई में 4 बॉटल तेल रखा है। मैंने खुद अपने हाथों से उन 4 बॉटलों को गिना है। तो फिर तेल अनकाउंटेबल कैसे हो गया? तो क्या आप सच में उस तेल को गिन रहे थे? बस यही वो पॉइंट था जहां मुझे अपनी ही सोच पर हंसी आ गई। क्यों? क्या समझ आया? मैंने सोचा कि 1 मिनट, अगर वो तेल की बोतल मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाए और सारा तेल फैल जाए, तो मैं किसी से ये थोड़ी कह सकता हूं कि फर्श पर 3 तेल गिरे हुए हैं। एग्जैक्टली। मेरी गिनती तो वहीं खत्म हो जाएगी। मैं दरअसल तेल को नहीं गिन रहा था, मैं उस आकार को यानी बॉटल को गिन रहा था। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। तेल को सिर्फ मापा या तौला जा सकता है, लीटर या ग्राम में। हाँ, और जो चीज सिर्फ मापी या तौली जा सके, जिसकी 1, 2, 3 करके इकाइयां न गिनी जा सके, वो द्रव्यवाचक है। राइट। और इसके ठीक विपरीत होती है समूहवाचक संज्ञाएं, कलेक्टिव नाउन्स। हाँ, ये इंसानों, जानवरों या वस्तुओं के ऐसे समूह होते हैं जिनकी स्पष्ट रूप से गिनती की जा सकती है। काउंटेबल होते हैं ये। जैसे किसी चाबी का गुच्छा या किसी देश की सेना। बिल्कुल। हम साफ तौर पर बता सकते हैं कि यहाँ 3 गुच्छे हैं, या दुनिया में कितनी अलग अलग सेनाएं हैं, संसद में कितने सदस्य हैं, ये भी गिना जा सकता है। हम इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटे ना, तो ये समझ आता है कि शब्द अपनी जगह स्थिर नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे लगातार अपना रूप बदलते रहते हैं। हाँ, एक ही मूल शब्द कैसे अलग अलग व्याकरण के सांचों में ढल जाता है, ये किसी जादू से कम नहीं है। कोई उदाहरण याद आ रहा है? हाँ, जैसे मीठा शब्द को ही ले लें। मीठा एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, जैसे मीठा आम। लेकिन जब हम इसमें थोड़ा बदलाव करके मिठाई कहते हैं, तो वो एक जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्योंकि घेवर, जलेबी, रसगुल्ला ये सब इस जाति के हिस्से हैं। एग्जैक्टली। और फिर जब हम कहते हैं मिठास, तो वो सब कुछ अदृश्य हो जाता है और वो एक भाववाचक संज्ञा का रूप ले लेता है। बिल्कुल। और आपको पता है, ये रूप बदलने की जो प्रोसेस है ना, ये केवल कुछ शब्दों तक सीमित नहीं है। अच्छा। मानव मस्तिष्क 5 अलग अलग तरीकों से अमूर्त भावनाओं यानी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करता है। और ये सिर्फ व्याकरण की कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। जैसे जब हम किसी क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, दौड़ना एक शारीरिक क्रिया है। हाँ, वर्ब है। लेकिन जब हमें इस पूरी प्रोसेस को एक कॉन्सेप्ट के रूप में देखना होता है, तो हमारा दिमाग उस क्रिया को दौड़ नामक भाव में जमा देता है। अरे वाह। इसी तरह विशेषण से, जैसे वीर से वीरता, जातिवाचक संज्ञा से इंसानियत, सर्वनाम से अपनापन, और अव्यय से जैसे दूर से दूरी। मतलब हम लगातार अपने फिजिकल अनुभवों को अदृश्य विचारों में बदलते रहते हैं। बिल्कुल। यार, ये मानसिक प्रक्रिया जितनी जटिल है ना, इसे समझने के लिए उतनी ही गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है। सही बात है। और नवीन सर ने अपने लेक्चर के अंत में व्याकरण के इन भारी भरकम नियमों से हटकर जिस मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात की है, वो शायद इस पूरे एनालिसिस का सबसे मानवीय हिस्सा है। हाँ, वो एकाग्रता वाला हिस्सा। उन्होंने फोकस को समझाने के लिए रेलगाड़ी की पटरी का एक बहुत ही शानदार रूपक यानी मेटाफर इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। क्योंकि पढ़ाई करते समय मन का भटकना एक बहुत ही यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। छात्र अक्सर खुद को ख्यालों की दुनिया में पाते हैं।
सर ने बताया कि कैसे पढ़ते पढ़ते अचानक कोई छात्र ख्यालों में अपनी मनचाही नौकरी पा लेता है। वो पुलिस की वर्दी पहन के घूमने लगता है दिमाग ही दिमाग में। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन सर का नजरिया ये नहीं है कि मन भटकना कोई अपराध है। मन का स्वभाव ही गति करना है। बिल्कुल। असली सफलता इस बात में नहीं है कि मन कभी भटके ही ना, बल्कि सफलता उस चेतना में है जो उस भटके हुए मन को तुरंत वापस पकड़कर पढ़ाई की पटरी पर ले आए। और इसे मनोविज्ञान में मेटाकॉग्निशन कहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब अपने ही विचारों के प्रति जागरूक होना। और इसी जागरूकता और समर्पण के लेवल को समझाने के लिए नोट्स में अमर शहीद भगत सिंह जी का दृष्टांत दिया गया है। हाँ, वो बहुत पावरफुल था। 1907 में जन्मे भगत सिंह ने मात्र 19 वर्ष की आयु में 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन कर दिया था। सोचिए, उस उम्र में जब अधिकतर युवा अपने भविष्य को लेकर एकदम कंफ्यूज होते हैं, तब उन्होंने हजारों युवाओं का एक सक्रिय संगठन खड़ा कर दिया था। नवीन सर ने यहाँ जोश और होश के बीच जो अंतर बताया है ना, वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल, युवाओं में जोश होना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन उस जोश के साथ जो होश यानी जो रणनीति और समर्पण भगत सिंह जी के पास था, वो उन्हें अद्वितीय बनाता है। नोट्स में एक पंक्ति भी कोट की गई है, गांधी जी तुम नोटों ने विच हंसदे हो, भगत सिंह तुम दिल्ली विच बसदे हो। ये पंक्ति केवल एक नारा नहीं है, बल्कि उस असीम समर्पण का सम्मान है जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और यही समर्पण हमें अपने रोजमर्रा के जीवन, अपनी शिक्षा और अपने लक्ष्यों के प्रति चाहिए होता है। व्याकरण के इन बारीक नियमों को समझना हो या जीवन के किसी बड़ी चुनौती को पार करना हो, बिना उस होश और समर्पण के हम अपनी गाड़ी को पटरी पर रख ही नहीं सकते। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या हासिल हुआ? हमने देखा कि व्याकरण सिर्फ पुराने नियमों की कोई उबाऊ किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे ब्रह्मांड को देखने का एक तार्किक चश्मा है। यथार्थ और भावना के बीच का अंतर, दृश्य और अदृश्य का विज्ञान और चीजों को श्रेणियों में बांटने की हमारी इंसानी फितरत, हाँ, ये सब कुछ संज्ञा के इन अध्यायों में ही छिपा है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ना, मेरे मन में एक विचार उभर रहा है। बताइए। जो आज के मॉडर्न युग के नजरिए से बहुत ही सोचने वाला है। हमने व्याकरण का वो सबसे चमत्कारी नियम देखा था कि जब किसी भाववाचक संज्ञा को, जो पूरी तरह से यूनिक होती है, उसे बहुवचन में बदल दिया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। हाँ, वो अपनी विशिष्टता खोकर एक भीड़ का हिस्सा बन जाती है। एग्जैक्टली। तो आज के इस डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में, जहां इंटरनेट पर हर एक पर्सनल अनुभव को, हर एक छिपी हुई अद्वितीय भावना को एक सामूहिक ट्रेंड, एक वायरल मीम या एक यूनिवर्सल हैशटैग में बदल दिया जाता है, तो क्या हम इंसान अनजाने में अपनी सबसे गहरी, अमूर्त और भाववाचक भावनाओं को लाखों करोड़ों कॉपियों में बांटकर उन्हें सिर्फ एक जातिवाचक वस्तु में तब्दील नहीं कर रहे हैं? अरे बाप रे! इस बात पर विचार जरूर होना चाहिए कि सदियों पुराना ये व्याकरण का नियम हमारे आज के सोशल मीडिया बिहेवियर और हमारी गिरती हुई भावनात्मक विशिष्टता से कितना मेल खाता है। यार, ये विचार सचमुच इस एनालाइज को अलग लेवल पे ले जाता है। क्या हमारी पर्सनल उदासी अब सिर्फ एक हैशटैग बनकर रह गई है, जो करोड़ों लोगों में भटकर जातिवाचक हो गई है? यही सोचने वाली बात है। इस सवाल का जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर ही खोजना होगा। नवीन सर के इस लेक्चर ने हमें न सिर्फ भाषा के विज्ञान से परिचित कराया है, बल्कि हमारे खुद के सोचने के तरीके पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। तो इसी विचारों तेजक सवाल के साथ ज्ञान और भाषा की इस यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। अपने आसपास की दुनिया को इस नए व्याकरणिक चश्मे से देखते रहिए और अपनी चेतना की रेलगाड़ी को हमेशा पटरी पर बनाए रखिए।